यह जेनवी का सीरीज फिनाले है जो द बॉयज के फाइनल सीजन के लिए एक बड़ा आधार तैयार करता है, जिसमें होमलैंडर की सत्ता पर कब्जे के खिलाफ एक बड़ा प्रतिरोध का संकेत मिलता है। लेकिन सिस्टर सेज की असली योजना क्या है? क्या वह चुपके से रेजिस्टेंस के लिए काम कर रही है? हम इन सब के बारे में जानेंगे, क्योंकि इस जेएनवी के फिनाले में कई ऐसी छोटी छोटी बातें, ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस हैं जो शायद आपने मिस कर दी होंगी। व्हाट यू मिस्ड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड का शीर्षक है द गार्डियंस ऑफ गॉडोल्किन। याद है, लूक की मौत के बाद वॉट के पब्लिसिटी मशीन ने यह शीर्षक सबसे पहले मरी को दिया था। लेकिन सीजन 1 के फाइनले में हुए रक्तपात के बाद वॉट ने सैम और एमा को सुपर हीरो के रूप में फिर से दिखाने के लिए इस शीर्षक का इस्तेमाल किया। हमने देखा है कि अतीत में इस शीर्षक का इस्तेमाल छात्रों को कंट्रोल करने के तरीके के रूप में किया गया था, लेकिन इस एपिसोड में वे संस्था के इस कंट्रोल से आजाद हो जाते हैं और स्कूल को बचाते हैं। वे गॉडोल्किन के असली गार्डियंस बन जाते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस एपिसोड में मरी एक टीम के साथ काम करना सीखती है। वह गॉडोल्किन की सोल गार्डियन से बदलकर कुछ बड़ा हिस्सा बन जाती है। हम इस एपिसोड के कंट्रोल के विषय के बारे में बात करेंगे जो पूरे सीजन में फैला हुआ है। एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां से यह सीजन शुरू हुआ था, फ्रैंकी वैली के गीत आई कांट टेक माई आईज ऑफ ऑफ यू के फ्लैशबैक के ठीक बाद। हम देखते हैं कि गॉडोल्किन आग का अलार्म नहीं बजा सका, इसलिए उसने खुद को कंपाउंड वी इंजेक्ट कर लिया। ध्यान दें कि आग लगने से पहले ही उसकी त्वचा पर घाव बनने लगते हैं। यह उसके म्यूटेशन का असर है जो बाद में तब दिखता है जब वह अपनी शक्तियों का अत्यधिक इस्तेमाल करता है। यह हमें उसके वेसल पात्र डग तक ले जाता है, जिसे खून की उल्टी हो रही है और उसका हाथ टूटा हुआ है। गॉडोल्किन के प्रभाव के बिना डग का शरीर कमजोरी दिखा रहा है। इसका कारण यह है कि गॉडोल्किन कभी भी उसका दर्द महसूस नहीं कर पाया, क्योंकि जैसा कि वह बाद में कहता है, लाइक लिविंग कॉन्डोम या लाइक हैविंग अ पपेट ऑन योर हैंड, जैसे किसी पपेट को हाथ में लेना। इस बात पर एंडरसन उसे बिस्तर पर एक लूज मैरियोनेट की तरह खड़ा करता है। डग अब एक पपेट है जिसकी डोरियां काट दी गई हैं। हमें पता चलता है कि गॉडोल्किन युवा दिखता है क्योंकि उसने V1 लिया था, जो कंपाउंड वी का ओरिजिनल वर्जन था और वर्ल्ड वॉर 2 में विकसित हुआ था। याद रखें, हमने देखा था कि गॉडोल्किन नाजी फ्रेडरिक वॉट का दोस्त था, जिसने यह फॉर्मूला अपनी पत्नी को दिया था जो बाद में स्टॉर्म फ्रंट बनी, और यही फॉर्मूला है जिसने सोल्जर बॉय को 100 साल का होने के बावजूद जवान रखा था। हेमिश लिंकलेटर इस सीन में कमाल के हैं। वह दो बिल्कुल अलग लोग लगते हैं। गॉडोल्किन कहता है कि वह दूसरा पपेट है, पहला मर चुका है। वह बताता है कि कैसे वह एक VCR रिपेयर पर्सन के रूप में फंसा हुआ था। फिर मरी दावा करती है कि उसकी शक्तियां पूर डग की मदद करने के लिए बहुत खर्च हो चुकी हैं, लेकिन जैसा कि हमें पता चलता है यह झूठ है। सीजन ने स्थापित किया है कि मरी की शक्तियां उसके सेल्फ एस्टीम से जुड़ी हैं, और जैसा कि हम बाद में देखते हैं, उसका आत्मविश्वास फिर से कम हो गया है। डग और जॉर्डन इस बात पर बॉन्ड करते हैं कि गॉडोल्किन का उन्हें कंट्रोल करना कैसा लगता है। I tried to fight back, but it was like I was in a box inside my own mind, like being in the back seat of your own car. मैंने वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही दिमाग के अंदर एक बक्से में था, अपनी ही कार की पिछली सीट पर होने जैसा। जैसे ही हमें पता चलता है कि गॉडोल्किन मरी को कंट्रोल करने के लिए बहुत कमजोर है, हम उसके एपिसोड के आर्क पर ट्रांजिशन करते हैं, इवोल्यूशन एंड लेवलिंग अप। गॉडोल्किन का ठीक होना सेज की योजना का फेज 1 हो सकता है। यहाँ यह बहुत स्वीट है कि सेज जेन्युइन रूप से इस आदमी के लिए प्यार से प्रेरित लगती है। द बॉयज में हमने देखा कि उसकी इंटेलिजेंस उसे हर समय अकेला महसूस कराती है। यही वजह है कि उसे हुकअप के लिए खुद को लोबोटमाइज करना पड़ता है। लेकिन गॉडोल्किन एक ऐसा व्यक्ति है जो इतना इंटेलिजेंट है कि वह वास्तव में उससे प्यार कर सकती है। यह देखना बहुत स्वीट है कि सेज कितनी लव स्ट्रक है। वह आमतौर पर बहुत कैलकुलेटेड होती है और द बॉयज में सबको अपने डोमिनोज सेट की तरह देखती है, लेकिन यहां वह वास्तव में गॉडोल्किन की परवाह करती है और उसके साथ भविष्य चाहती है। लेकिन जब वह उससे वॉट टावर में उसके अपार्टमेंट में जाने के बारे में पूछती है, तो गॉडोल्किन स्वीकार करता है कि उसका यह नया रूप उसके लिए ठीक नहीं है। I've never seen you like this, so vulnerable. Honestly, it's kind of a turn off. मैंने तुम्हें ऐसा कभी नहीं देखा, इतना वल्नरेबल। सच कहूं तो ये थोड़ा टर्न ऑफ है। वह इतना श्रिंक से ऑब्सेस्ड है कि जब वह थोड़ी भी क्लिंगी होती है तो वह शायद उसके बिना अपनी योजनाएं बनाने का फैसला करता है। गॉडोल्किन छात्रों के एक पज SFI की शुरुआत करना चाहता है, जो उसकी अपनी शक्तियों को बढ़ाने में भी मदद करेगा। इसका एक हिस्सा शायद यह है कि वह यह साबित कर सके कि उसे सेज की जरूरत नहीं है। जैसा कि उसने पिछले एपिसोड में कहा था, वह कितनी स्मार्ट है, ये अनोइंग है। वह सेज या होमलैंडर या किसी और के लिए दूसरे स्थान पर नहीं रहना चाहता। यह सच्ची फैसिस्ट आइडियोलॉजी है। केवल एक ही शासक हो सकता है। और फिर हेमिश लिंकलेटर यहां कमाल कर देते हैं। वह डग को साइफर के ठीक विपरीत दिखाता है, एक सामान्य सभ्य व्यक्ति जो बुरी परिस्थितियों में भी सबसे अच्छा खोजने में माहिर है।
वह बताता है कि गॉडोल्किन जब उसके शरीर को चला रहा था तब वह न केवल देख पा रहा था बल्कि वह पूरी तरह से जागरूक था और उसके अपने अवलोकन थे। आपको आंद्रे पर बहुत गर्व होता। टोनी, मेरा मतलब है मुझे वह बच्चा बहुत पसंद है। यह सीन बहुत अच्छा है क्योंकि यह पोलैरिटी को इमोशनल कैथारसिस देता है जिसकी उसे अपने बेटे की मौत को प्रोसेस करने के लिए जरूरत थी। और एक बार जब डग का नैरेटिव पर्पस, कथात्मक उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वह भी खत्म हो जाता है। ब्लैक नोआर उसे मार देता है। ब्लैक नोआर 2। याद रखें, होमलैंडर ने ओरिजिनल ब्लैक नोआर को मार दिया था और ये आदमी एक दूसरा सूपी एक्टर है जिसने उसकी जगह ली है। यहाँ एक बहुत ही फनी सिमेट्री है। ब्लैक नोआर वॉट और सेज के लिए दूसरा पपेट है और वह डग को मारता है जो गॉडोल्किन का दूसरा पपेट भी है। और फिर ये हिलेरियस मोमेंट आता है जहां वो एक सेल्फी लेता है क्योंकि जैसा कि हमें बाद में पता चलता है वो पोलैरिटी की क्राफ्ट का एक बहुत बड़ा फैन है। इस बीच मरी फिर से सेल्फ लोथिंग, आत्मघृणा में है और खुद को मैनिपुलेट किए जाने से नफरत कर रही है। और यहीं पर मरी यह सीखती है कि जब वह दूसरों पर निर्भर करती है तो वह मजबूत होती है। और जब एम्मा ने कहा, अगर तुम लोग आसपास नहीं होते तो मैं शायद उल्टी कर रही होती और 16 पिज्जा खा रही होती। ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे एडिक्शन या मेंटल डिसऑर्डर या किसी भी तरह के दर्द से जूझने वाला कोई भी व्यक्ति रिलेट कर सकता है। लेकिन एम्मा ने अपने दोस्तों की मदद से इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजा। इसलिए वह मरी की इसी तरह की शर्म और आत्मघृणा की भावनाओं को दूर करने में मदद कर पाती है। और एक बार जब मरी अपनी समस्याओं को नजरअंदाज कर पाती है तो वह इस ब्यूटीफुल सीन में केट को माफ कर देती है जहां वह उसके दिमाग को ठीक करती है। फिर केट मरी का मन पढ़ पाती है और वह देखती है कि मरी को कितना अफसोस है और साथ ही वह सीधे तौर पर देखती है कि उसने अतीत में मरी को कितना दुख पहुंचाया था। तो यहीं पर वे दोनों शेयर्ड इमोशंस का एक सर्कल बन जाते हैं। यह यूनिटी और टीम वर्क का प्रतीक है और यह मरी के अंतिम एवोल्यूशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह स्वीकार करना कि उसे एक टीम से मदद चाहिए। क्या कैट का हाथ वापस आ गया? मुझे नहीं पता, उन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन शायद। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि वह ऐसा कर सकती है। पूरे स्कूल में छात्र गॉडोल्किन का वीडियो देख रहे हैं जिसमें जस्टिन भी शामिल है जो रैंकिंग में लेवल अप होने का मौका पाना चाहती है, जबकि गुड गे बॉय ग्रेग और बुशमास्टर जैसे लोग चिंतित दिखते हैं। गॉडोल्किन बच्चों को यह कहकर बेट कर रहा है कि वे टॉप 10 में हो सकते हैं और वह गलत नहीं है। अगर वे साबित करते हैं कि वे मजबूत हैं तो वह उन्हें जीवित रहने देगा और वे टॉप 10 में बच जाएंगे। पहले सीजन में यह शो एक मेटाफोर था कि कैसे कॉलेज पैसे कमाने के लिए छात्र एथलीटों का उपयोग और मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन यह सीजन स्कूल और पुरानी पीढ़ी के बारे में है जो युवा पीढ़ी का उपयोग और मैनिपुलेट करके वह करवाते हैं जो वे चाहते हैं। दूसरे शब्दों में यह पूरा सीजन कंट्रोल के बारे में रहा है, चाहे वह वॉट हो जो बच्चों को चाइल्ड सोल्जर्स बनने के लिए इस्तेमाल कर रहा है या गॉडोल्किन हो जो बच्चों को स्कूल के लिए पीआर मशीन का हिस्सा बनने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसके बारे में सोचें। विलेन दूसरों को माइंड कंट्रोल करता है और हीरोज को धीरे धीरे अपनी मेंटल डिसऑर्डर्स पर काबू पाने के लिए सेल्फ कंट्रोल सीखना पड़ता है। तो यहां जहां गॉडोल्किन बच्चों को फेम, फॉर्चून और द 7 में एक जगह ऑफर करता है, वह कंट्रोल का एक और एलिमेंट है और हम इसे अपने जीवन से भी रिलेट कर सकते हैं। हाई स्कूल में हमें कॉलेज जाने के लिए अच्छे ग्रेड लाने के लिए कहा जाता है, लेकिन आप कॉलेज क्यों जाते हैं? आप पैसे कमाने के लिए कॉलेज जाते हैं। हमारे सिस्टम में हर चीज मनी और फेम का इस्तेमाल करके हमारे आंचोइस को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। और डेंजर रूम में सेज एक डिट्रॉइट शर्ट पहने हुए है क्योंकि वह उसका होम टाउन है। गॉडोल्किन खुद को वही बटन टेस्ट देता है जो उसने इस सीजन की शुरुआत में जॉर्डन और मरी को दिया था। वह आसानी से इस स्थिति में वाइकर बन सकता था, वह व्यक्ति जो छात्रों को बटन दबाने से रोकता है, लेकिन इसके बजाय वह खुद को ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह चाहता है कि छात्र उसे रोकने की कोशिश करे। और टेस्ट से पहले यह लड़की बताती है, नॉट एनीमोर सर, ही डजंट हैव अ डिक, जो सच है। मरी ने पिछले सीजन में उसे उड़ा दिया था। और जबकि गॉडोल्किन छात्रों का उपयोग अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कर रहा है, छात्र फॉरगिवनेस और टीम वर्क की कला का अभ्यास कर रहे हैं। जॉर्डन मरी को माफ करती है। उसने इस सीजन में केट और सैम को भी माफ किया है, लेकिन उसे आखिरकार एहसास होता है कि मैरी उसे इक्वल पार्टनर के रूप में नहीं देखती है, इसलिए उन्हें सिर्फ दोस्त बनने के लिए सहमत होना पड़ता है। सेमिनार रूम में गॉडोल्किन स्वीकार करता है कि वह अपने ओडेसा सब्जेक्ट्स में से एक जितना शक्तिशाली बनना चाहता है ताकि वह होमलैंडर को कंट्रोल कर सके। और वह होमलैंडर से नाराज है क्योंकि ओडेसा प्रोजेक्ट का मतलब सुपर ह्यूमन की अगली पीढ़ी बनाना था, लेकिन वह होमलैंडर को कमजोर इच्छा शक्ति वाला मानता है। उदाहरण के लिए वह द 7 में डीप और फायर क्रैकर जैसे लैम सुपेस का नाम लेता है और उनकी सदस्यता के लिए होमलैंडर को दोषी ठहराता है। होमलैंडर इतना नाजुक है, वह इतना कमजोर है, और यह स्टैन एडगर की होमलैंडर के बारे में राय को भी दोहराता है। यह होमलैंडर के मूल पर जाता है। दुनिया का सबसे मजबूत आदमी सबसे कमजोर भी है क्योंकि वह दूसरों की स्वीकृति चाहता है और उसे जरूरत है। लेकिन सेज कहती है, आवर प्लान फेज 2, हमारी योजना फेज 2, याद रखें, जिसका होमलैंडर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो उसकी फेज 2 योजना क्या है? द बॉयज के सीजन 4 में
उसने होमलैंडर से कहा था कि डेमोक्रेसीज, लोकतंत्र, हमेशा डिक्टेटरशिप्स, तानाशाही में बदल जाती हैं। वह इसे इनेविटेबल, अपरिहार्य मानती है। जैसा कि वह इस एपिसोड में कहती है, एवरीथिंग एंड्स द सेम, सब कुछ एक ही तरह से खत्म होता है। तो वह जानती है कि डेमोक्रेसी गिरने वाली है और डिक्टेटरशिप उठेगी। लेकिन मुझे लगता है कि वह चाहती है कि सही लोग डिक्टेटर बने। दूसरे शब्दों में, वह खुद डिक्टेटर बने। मुझे लगता है कि वह दुनिया के लिए पालन करने के लिए एक अधिक कुशल सिस्टम लागू करना चाहती है। और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करने के लिए उन्हें अभी भी होमलैंडर की जरूरत है, क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है जो उनका फिगर हेड, मुखिया बनने के लिए मजबूत है। लेकिन गॉडोल्किन सभी फैसिस्ट्स की तरह पावर साझा नहीं कर सकता, इसलिए वह प्लान को उड़ा देता है। उसका ईगो उसे दूर जाने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि उसके दिमाग में केवल मजबूत ही जीवित रहते हैं। और हमें लगता है कि यह वह क्षण है जब सेज फैसला करती है कि गॉडोल्किन एक लॉस्ट कॉज है। याद रखें, जब वह बच्ची थी तो उसने वास्तव में कैंसर का इलाज खोजा था, लेकिन ह्यूमन साइंटिस्ट्स ने उसे नजरअंदाज कर दिया, जिससे वह वर्तमान में मानव घृणा करने वाली मास्टरमाइंड बनने के रास्ते पर चल पड़ी। तो अब गॉडोल्किन उनकी सावधानी पूर्वक बनाई गई योजना को नजरअंदाज कर रहा है, सेज को उन डॉक्टरों की याद दिला रहा है जिन्होंने एक बार उसे निराश किया था और उसकी दादी को मरने दिया था। इस बीच गॉडोल्किन एक डांस पार्टी की खुशियां खोजता है, छात्रों को कम ऑन गेट हैप्पी पर मैरियोनेट्स की तरह नाचने के लिए मैनिपुलेट करता है। इस बीच पता चलता है कि ब्लैक नोयर पोलैरिटी के काम का एक बहुत बड़ा फैन है और वह उससे मिलने के लिए मर रहा था। हम बहुत आगे आ गए हैं, इसलिए यह भूलना आसान है कि द बॉयज का सीजन 1 वास्तव में सुपर हीरो मीडिया पर एक कमेंट्री टिप्पणी था। इसने सुपर हीरोज के साथ आने वाले कांस्टेंट सीरियलाइजेशन और मार्केटिंग का मजाक उड़ाया। लेकिन हो सकता है कि वह इतना सुपर फैन इसलिए है क्योंकि ब्लैक नोयर एक एक्टर है। उसने सीजन 4 का पूरा समय अपनी भूमिका में गहरा अर्थ खोजने में बिताया, जब तक कि द डीप ने अंत में उससे नहीं कहा, ड्यूड सी व्हाट यू आर नॉट गेटिंग इज हाउ हॉर्नी किलिंग मेड द ओल्ड नोयर। यार, तुम जो नहीं समझ रहे हो वह यह है कि पुराने नोयर को मारने से कितनी हॉर्नी फीलिंग हुई। और एक ब्लैक एक्टर के रूप में उसने शायद एंडरसन की फिल्मों को आइडलाइज किया और उसे एक सुपर रोल मॉडल के रूप में देखा। और मुझे लगता है कि पोलैरिटी शायद ब्लैक नोयर से पहले भी मिला होगा, इसलिए वह कंफ्यूज्ड है। और जब सेज पोलैरिटी से मिलने जाती है तो वह बहुत उदासीन होती है। उसने नंबर्स चलाए हैं। वह जानती है कि उसे आजाद करके वह गॉडोल्किन को मार देगी, और सेज को कभी भी वास्तव में खुश होने को नहीं मिलता है। लेकिन गॉडोल्किन असली सेज को जानता था, लेकिन वह ऐसे किसी के साथ नहीं रह सकती जिसे वह कंट्रोल नहीं कर सकती। और फिर फॉर्डर का दूसरा बैच डेंजर रूम में प्रवेश करता है, जिसमें बग गाई भी शामिल है, जो इस सीजन में बार बार दिखाई दे रहा है और गॉडोल्किन के टू गुड टू बी ट्रू संदेश से सतर्क था। फिर मरी प्रवेश करती है और फिर हम असली योजना देखते हैं, गार्डियंस को सेमिनार रूम में स्मगल करना और साइफर को एक साथ हराना। मुझे लगता है कि जब एनाप्थ ने मरी के मरने का अपना विजन देखा तो यह वास्तव में एक संभावित भविष्य था, जहां मरी ने अपने दोस्तों के साथ काम करना कभी नहीं सीखा। लेकिन क्योंकि एनाप्थ ने हस्तक्षेप किया और अपनी बहन से तर्क किया, मरी ने मदद स्वीकार की और वे गॉडोल्किन को हराने में सक्षम हैं। इस लड़ाई में बहुत सारे महान क्षण हैं। उदाहरण के लिए, जिस तरह से जॉर्डन का ब्लास्ट बट से फार्ट की तरह निकलता है, या कैसे ग्रेग और सैम एमा को बचाने के लिए डबल पंच मारते हैं। और सबसे अच्छी बात, जब एमा भोजन या ड्रग्स के बिना खुद से बढ़कर अपनी इमोशनल ग्रोथ, भावनात्मक विकास प्रदर्शित करती है। गॉडोल्किन यूनिवर्सिटी ने छात्रों को सबसे अधिक रैंक पाने के लिए एक पॉइंटलेस कंपटीशन में मजबूर किया, लेकिन अब यह सबसे कमजोर बच्चे हैं जो स्कूल के संस्थापक को हराने में सक्षम हैं। वास्तव में उसने बट गाय की शक्तियों का मजाक भी उड़ाया, लेकिन उन्होंने उसे रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यह गॉडोल्किन के लिए एक दमदार अंत है, क्योंकि उसने मजबूत को कमजोर पर हावी होते हुए देखा। लेकिन यह पता चलता है कि माना गया कमजोर उठ सकता है और उसे हरा सकता है अगर वे एक साथ काम करें। यह हम में से 99% लोगों के लिए एक वास्तविक सबक है जो दुनिया को कंट्रोल नहीं करते हैं। और मैरी इसे तब स्पष्ट करती है जब वह कहती है, वी बीट यू, ऑल ऑफ अस, इवन द यूजलेस वंस। अब एली, जो लेमेस्ट सूप है, उसे पकड़ कर रखती है, जबकि हार्पर उसकी शक्तियां चुरा लेती है। लेकिन इससे पहले कि मरी उसे एक गोट की तरह बस्ट कर सके, वह उसके शरीर पर कंट्रोल कर लेता है। फिर अनाप्थ के विजन की तरह सारा खून उठता है और वह मरी को उसके सबसे बुरे नाइटमेयर को फिर से जीने के लिए मजबूर कर रहा है। एक बार फिर वह अपने परिवार और प्यार करने वाले लोगों को मारने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग कर रही है। और एक सीजन में जो सिस्टम द्वारा छात्रों को कंट्रोल करने की कोशिश करने के बारे में है, वे आखिरकार एक शिक्षक द्वारा बचाए जाते हैं जो उन्हें अपने निर्णय लेने देता है। पोलैरिटी उसके माइंड कंट्रोल को बाधित करता है और वह उसका सिर पॉप कर देती है। हमने वास्तव में मरी को ऐसा पहले कभी करते नहीं देखा है। जाहिर है, हमने विक्टोरिया नॉयमन को यह कई बार करते देखा है, लेकिन हमने मरी को केवल केट का हाथ उड़ाते हुए देखा है। इसके बाद मरी कहती है, दैट वॉज फॉर आंड्रे। वह आंड्रे के लिए था।
जो दिवंगत चेस पोमो को एक महान श्रद्धांजलि है, जिनकी इस सीजन के फिल्मांकन शुरू होने से बहुत पहले ही मौत हो गई थी। पोलैरिटी फिर उन्हें जाने के लिए कहता है क्योंकि वॉट सोचता है कि वे स्टारलाइटर्स हैं, तो टीम स्टैन एडगर के कंपाउंड की तलाश में भाग रही है। और एक और मजेदार डिटेल यह है कि जॉर्डन एक लड़का बन जाती है ताकि वे बाहर पेशाब कर सकें। इससे पहले कि हम इस अविश्वसनीय रूप से मूविंग कॉन्वर्सेशन पर आते हैं, मरी अपनी बहन के साथ लैसी ट्रिक करने की कोशिश करती है, उसे अपने भले के लिए दूर जाने के लिए कहती है, लेकिन इसके बजाय वह अपनी बहन को गले लगाती है और कहती है, यू आर ए हीरो मैरी। याद रखें, यही पूरा कारण था कि मरी गोडोल्किन जाना चाहती थी और द सेवन में शामिल होना चाहती थी। वह अपनी बहन को दिखाना चाहती थी कि वह एक हीरो है, ताकि वे एक परिवार के रूप में फिर से एक साथ हो सकें। और फिर जाहिर है लाइट्स फ्लिकर होती हैं जैसे ही स्टारलाइट उतरती है, और फिर हमें ए ट्रेन का एक सरप्राइज अपीयरेंस भी मिलता है। पिछली बार जब हमने उसे देखा था तो वह एशली के साथ भागने की कोशिश कर रहा था। मुझे यह ए ट्रेन रिवील बहुत पसंद आया। याद रखें, द बॉयज के सीजन 1 एपिसोड 1 में मरी और एनअब्थ के पिताजी इस बारे में बात कर रहे थे कि वॉट ने पहले ब्लैक मैन को द सेवन में शामिल किया था। परिवार को ए ट्रेन के प्रीमियर सुपर हीरो टीम में आने पर गर्व था, और अब वह जनरेशन वी की तरह रेजिस्टेंस का एक फुल ऑन मेंबर है। तो एनी के रेजिस्टेंस में कौन बचा है? ए ट्रेन, जेन वी क्रू, स्टैन एडगर और जोई, जो वॉट और द सेवन से बॉयज को भी बचा सकती है। जबकि बिली बुचर सोलो सूपे का शिकार कर रहा है और अपने सिर में एक ट्यूमर मॉन्स्टर का विरोध करने की कोशिश कर रहा है। यह एक अजीब वाक्य है। वास्तव में इस सीजन से बहुत सारी स्टोरी लाइन्स हैं जिन्हें द बॉयज के सीजन 5 में समाप्त किया जाएगा। और द बॉयज खत्म होने के बाद क्या हम जेन वी क्रू को कहीं और देख सकते हैं? शायद सीजन 3 में या एक नए स्पिन ऑफ में, क्योंकि मुझे संदेह है कि यह सब होने के बाद वे कॉलेज जाएंगे। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल सेज है। उसका एंड गेम क्या है? यह सब उसकी योजना में कैसे फिट होता है? क्या वह वास्तव में दुनिया पर कंट्रोल करना चाहती है, या यह सब सुपर हीरोज से दुनिया को मुक्त करने की उसकी योजना का हिस्सा है? यह एपिसोड देखकर आपको क्या लगा? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा मिस्ड मिला जो आपने पहले नहीं देखा था, तो एक लाइक जरूर दीजिए, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए व्हाट यू मिस्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।